अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है says that the coordinates of A are -3, 2 and the coordinates of C are 5, 6. The midpoint of AC is M and the perpendicular bisector of AC cuts the x-axis at B. ठीक है, मतलब कि AC का जो मिड पॉइंट है वो इसने M बताया है और AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा उसका जो है वो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होगा B के ऊपर। तो कट्स द x एक्सिस का क्या मतलब है कि जहाँ पे भी कोई लाइन x एक्सिस को कट करती है वहाँ पे y 0 0 होता है। बिल्कुल। मुझे बनानी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एम बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, पहले मुझे जो है वो इक्वेशन बनानी है एम बी की। तो अगर मैं इसको एक स्केच करूं कि मेरे पास ए कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, सी कोऑर्डिनेट यहाँ होगा और इसका जो मिड पॉइंट है वो एम है, इसका मिड पॉइंट एम है और इसने बोला है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड में से पास होता है, यानी वो एम से क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा और ये जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे y 0 है और वो कोऑर्डिनेट है b। तो ये मेरा जो है वो क्वेश्चन की समरी है। इस तरह से कोई डायग्राम बनी हुई होगी। तो मुझे बनानी है इक्वेशन किसकी, एम बी की। अब ये बताओ एम बी की इक्वेशन बनानी है तो मतलब किसकी इक्वेशन मांग रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये उसी की इक्वेशन देनी है मुझे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए मुझे मिड सबसे पॉइंट्स निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट मेरे पास आ जाएगा ए कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3, 2 एंड सी कोऑर्डिनेट है 5, 6। मिड पॉइंट आ गया -3 + 5/2 एंड 2 + 6/2। ये हो गया 2/2 1 और 4। ये मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद ग्रेडियंट देखते हैं। ग्रेडियंट कैसा आएगा? ग्रेडियंट इन्वर्स करके। पहले तो AC का निकालना पड़ेगा ना। AC का निकालेंगे तो फिर। AC का निकलेगा 6 - 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4/8 1/2। तो ग्रेडियंट एम बी का क्या बनेगा, -2। और फिर मैं इक्वेशन बना लूँगा y - y1 = m x - x1 y - 4 = -2x +2 and y = -2x +6। ये मेरी इक्वेशन बन गई एम बी की। अब क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स बताओ बी के। तो बी का मुझे पता है कि y 0 है, तो मैं यहाँ पे y 0 रखूँगा एंड मेरे पास x आ जाएगा यहाँ से 3। तो बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 3, 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब पार्ट 2 में बोल रहा है शो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। मुझे शो करना है कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो परपेंडिकुलर शो करने का क्या तरीका होता है कि हम दोनों के ग्रेडियंट निकाल लें और उन ग्रेडियंट्स को इस फॉर्मूले में डाल दें और अगर ये फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो गया तो मतलब परपेंडिकुलर है, वरना नहीं है। तो हमारे पास ए के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास बी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास सी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मुझे जल्दी से ए बी और बी सी का ग्रेडियंट निकाल के दे दो। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स बी और सी, ये है -3, 2। ए बी और बी सी का ग्रेडियंट। अच्छा। ये भी
ए बी का आएगा -1/3 और बी सी का इनवर्स आ जाएगा, मतलब सिर्फ 3। आ रहा है, शो कर रहा है, आ रहा है 3। जी 3 आ रहा है बी सी का, और ए बी का आ रहा है -1/3। ठीक है, बी सी का 3 आ रहा है और ए बी का -1/3 आ रहा है। तो बस यहीं तक शो करेंगे। हाँ, ये करेंगे कि -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल आ रहा है -1 के, हैंस परपेंडिकुलर प्रूव। ये मल्टीप्लाई करके भी दिखाना पड़ेगा, ये हाँ, वाला स्टेप मतलब। ये स्टेप करके दिखाना है ना, ये वाला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, गिवन दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड द लेंथ ऑफ ए डी। कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो लेंथ आ जाएगी। सबसे पहले मुझे जो है वो डी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो मेरे पास ए है, बी है, सी है और डी है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, देखो मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है और मेरे पास डी है। मेरे पास ए के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के भी हैं और सी के भी हैं। और मेरे पास जो है और क्या है, और मिड पॉइंट है, ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, अब देखो हमारे पास अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक थोड़ा सा लंबा मेथड है और एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका बाद में समझाऊंगा, पहले लंबा मेथड देखो। शॉर्ट तरीका जो है ना वो सिर्फ स्क्वायर्स और पैरेललोग्राम्स पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरे पास दो लाइंस की इक्वेशंस हैं, अगर मेरे पास कोई भी दो लाइंस की इक्वेशंस हैं और मैं अगर उन दो लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास जो भी x और y आएगा ना वो क्या होगा, वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। मैं अगर दो लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास उन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। तो ये जो डी पॉइंट है जो मुझे निकालना है, ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, ए डी एंड सी डी। यानी अगर मुझे किसी तरह ए डी और सी डी की इक्वेशन पता चल जाए तो मैं जो है वो उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। अब ए डी और सी डी के की इक्वेशंस बनेंगी कैसे, उनके लिए चाहिए होगा ग्रेडियंट और एक कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो चलो है हमारे पास, ग्रेडियंट कैसे आएगा, मुझे पता है कि जो ए डी का ग्रेडियंट होगा वो सेम होगा किसके, बी सी के ग्रेडियंट के, क्योंकि स्क्वायर है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे ऑब्वियसली। तो ए डी का ग्रेडियंट होगा बी सी के ग्रेडियंट के और सी डी का ग्रेडियंट होगा किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, ठीक है। तो ठीक है। ए बी का ग्रेडियंट सी डी के इक्वल, तो सी डी की इक्वेशन बन गई, और बी सी का ग्रेडियंट ए डी के इक्वल रख के ए डी की इक्वेशन बन गई, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ठीक है। लंबा वाला मेथड, लेकिन इसके मार्क्स 2 हैं, हमें कोई शॉर्ट तरीका चाहिए होगा ऑब्वियसली। शॉर्ट तरीका देखो और से सुनना, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 2 3 0। 3 2 ए है, उसके बाद 3 0, 3 0 ऑब्वियसली पीछे होगा। मैं इनको प्लॉट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करता हूँ तो किस तरह प्लॉट होंगे, ये 3 2 ए है तो 1 2 3 1 2, यहाँ पे ए आएगा, और 3 0 3 0 यहाँ पे बी आएगा, और 5 6 1 2 3। नहीं नजर आ रहा क्या नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अब। जी अब नजर आ गया। अच्छा, ये हो गया हमारा बी, और 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 और 5, यहाँ पे हमारा चला गया सी। एक मिनट, ये कैसे हो रहा है, ये तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा। अच्छा -3 2 है यार, स्क्वायर बनता ऐसे रही। 1 2 3 -3 2 है ए, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया। मुझे पता है कि ए बी सी डी स्क्वायर है तो डी यहाँ पे कहीं पे होगा, ए बी सी डी, इस तरह से ये स्क्वायर बना हुआ है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि ए बी और सी डी लाइन्स पैरेलल हैं और ए डी और बी सी लाइन्स पैरेलल हैं, तो जितना
मैं ए और बी का डिफरेंस होगा उतना ही, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, लाइंस में डिस्टेंस भी सेम होता है। हाँ पैरेलल लाइंस, देखो स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर और पैरेललोग्राम में जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो लेंथ भी इक्वल होती है उनकी, सही है। पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में और स्क्वायर में और रेक्टेंगल में ये जो होते हैं पैरेललोग्राम है, इनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो वो पैरेलल भी होती हैं अपोजिट साइड्स और इक्वल भी होती हैं। तो देखो ए, देखो बी और सी में जितना मैं एक्स में मूव कर रहा हूँगा उतना ही मैं ए से डी में जाने के लिए एक्स पे मूव कर रहा हूँगा। बात समझ आ रही है नहीं, क्या बोल रहा हूँ? जितना मैं बी से सी पे जाने में एक्स पे जितना मूव कर रहा हूँगा और वाई पे जितना मूव कर रहा हूँगा उतना ही मैं ए से डी पे जाने के लिए एक्स में और वाई में मूव करूँगा। ठीक है, समझ गई। तो बी से सी पे जाने के लिए एक्स में कितना मूव कर रहे हैं हम? 3 बी है, यूनिट्स। हाँ नहीं, बी 3 के ऊपर है, एक्स की बात कर रहा हूँ। बी एक्स इक्वल टू 3 पे है और सी एक्स इक्वल टू 5 पे है। कितना एक्स पे मूव किया है? एक पे कितना है? 3। देखो बी का कोऑर्डिनेट है एक्स इक्वल टू 3 और सी का कोऑर्डिनेट है एक्स इक्वल टू 5, तो कितना मूव करा है एक्स के ऊपर? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स। तो ए से डी पे जाने के लिए भी मैं 2 यूनिट्स आगे जाऊंगा। तो जी। ए -3 पे है, 2 यूनिट्स आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? -5। -3 के बाद 2 यूनिट्स आगे जाना है अच्छा, ना, हाँ तो -1। -1, ठीक है। और y पे b से c पे जाने के लिए y कितना मूव करा है? b है y0 और c है y6, 6 यूनिट्स। 6 ऊपर गए हैं। तो a से d पे जाने के लिए भी 6 ऊपर जाऊंगा, तो a का कोऑर्डिनेट है y2 के ऊपर, तो 6 ऊपर जाएंगे कहाँ पहुंच जाएंगे? 8। 8 पे। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -1,8। ठीक है, तो ये हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये जब ही अप्लाई होगा जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगी। अगर पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो ये वाला तरीका नहीं कर सकते, नहीं इस अप्लाई होगा। नहीं होगा। इस तरीकों को बोलते हैं वेक्टर मेथड, ठीक है। कि जितना हम और एक्स अगर में, जैसे 2 मार्क्स का था तो हमने इसलिए ये मेथड किया, अगर वो हाँ ज़्यादा मार्क्स का होता तो साइमल्टेनियसली करते। ज़्यादा मार्क्स का होता तो भी अगर हम डायरेक्टली कर सकते थे तो हम डायरेक्ट कर लेते, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम या कुछ होता और ज़्यादा मार्क्स भी होते तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो मार्क कम इसीलिए देगा क्योंकि हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। तो कभी भी पैरेललोग्राम या जब भी वेक्टर मेथड अप्लाई हो रहा होगा ना तो वो मार्क्स ज़्यादा देगा ही। अगर मार्क्स ज़्यादा देगा वो उसी केस में देगा जब हमें लंबी वर्किंग करनी होगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस करके, ठीक है। तो सिर्फ ये देखना है ठीक कि है। जब भी पैरेलल लाइंस होगी कितना एक्स में मूव करें कितना वाई में मूव करें, और इस हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, ए, और मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 2। मुझे निकालना है क्या अब? डिस्टेंस ए डी, लेंथ ऑफ ए डी। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लूँगा, ए डी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूँगा, √ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ रहा है 2 - 6 36 प्लस 4 √40 यूनिट्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है, डिस्टेंस भी इक्वल होता है। और स्क्वायर में भी यही चीज़ होती है। स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती है ना, ठीक है, ठीक है। समझ गई। देखो पैरेललोग्राम बेसिकली टेढ़ा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो ठीक पैरेललोग्राम है। में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। और एक और शेप होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में सिर्फ पैरेलल होती हैं और वो भी एक पेयर पैरेलल ऑपोजिट लाइन, वाली। वो भी सिर्फ एक पैरेलल लाइंस होती हैं, और उनका डिस्टेंस भी इक्वल ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो अलग होगा।
अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा अब अच्छा ये कौन से क्या नंबर था सवाल का, कौन सा ईयर है? ये ईयर था जून 2012, ये लिखा हुआ जून, पहला क्वेश्चन है जून 2012 पेपर 1-1 क्वेश्चन 9। ठीक है। अच्छा ये करो क्वेश्चन 16 जून 13 1-3 क्वेश्चन 7, सॉल्व करो फिर इसको डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करी है। अच्छा वैसे मैं एलिमिनेशन से करके चेक करता हूँ से क्या आ रहा है। 3 और y equals to minus 6x plus 138 and 4y equals to 6x minus 4 और 13y equals to 138 minus 34 4 104 divided by 13 8 y equals to 8 आ रहा है मेरा। आपका क्या आ रहा है? मुझे समझ आ गई मिस्टेक, मेरा डेसिमल में चला गया था। अब देखो ये जो सही आपने हुआ। 104 लिखा है ना, ये मेरा 109 आ रहा था। अच्छा देखो मैंने गलती देखो। सब्स्टिट्यूशन में गलती की है, वर्किंग में। ठीक है मैं समझ गई। आ गया 8 अब। जी अब आ जाएगा 8, वो वर्किंग में गलती थी, उससे पहले वाला ठीक था। ठीक है। उसके बाद ए एक्स रेशियो एक्स बी, ये कैसे निकलेगा? ये नहीं किया मैंने, ये पता नहीं। करना कैसे, क्या हो मतलब क्या है इसका? AX ए एक्स रेशियो एक्स बी, देखो इसका मतलब ये है कि हमें ए एक्स की लेंथ इसका निकालनी है। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, दोनों का इसका डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस को रेशो में कर देंगे, है। बिल्कुल, ए डिवाइड एक्स का करके। डिस्टेंस और एक्स बी का डिस्टेंस, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, हम ए एक्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे और एक्स बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उनको रेशियो में, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है तो उनको डिवाइड कर देंगे, हाँ उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास और इतना ही शो करना है। डिवाइड करने से लेट्स से आ रहा है 1/2, तो हम 1/2 नहीं लिखेंगे, हम 1:2 लिखेंगे, रेशियो में कुछ लिखाना है बस। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन 17 का पार्ट 1 तो आसान है, पार्ट 1 करो फिर पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। अच्छा अच्छा ये जो वेक्टर वाला मेथड हमने बताया है, इस वेक्टर वाले मेथड को हम पैरेललोग्राम पे और रेक्टेंगल हाँ स्क्वायर पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसमें पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहे हैं द डायग्राम शोज अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to DC and angle PAD is 90 degrees. The coordinates of A, B and C ये बता दिए हैं, इसको मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ AD। तो इक्वेशन ऑफ AD बनानी है, तो किसी भी कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रेडियंट चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो AD का मेरे पास कोऑर्डिनेट है A, मैं ये यूज कर सकता हूँ। और AD का ग्रेडियंट कैसे आएगा? AD का ग्रेडियंट आएगा, हमें पता है कि AD ए बी
90 डिग्री है ए बी के, तो पहले ए बी का ग्रेडियंट निकाल लेंगे, फिर इन्वर्स कर देंगे। फिर इन्वर्स कर देंगे, तो ग्रेडियंट ए बी आ जाएगा हमारे पास -3 -6 -9 एंड 5 -2 3, या -3, तो ग्रेडियंट ए डी का आ जाएगा 1/3 y minus y1 equals to mx minus x1, 3y equals to 3y minus 18 equals to x minus 2, 3y equals to x और +16। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन ऑफ ए डी। फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बताने हैं मुझे। अब देखो, इसमें मैं वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकता वेक्टर मेथड, क्योंकि इसमें एक ही पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है, तो इस पर मैं वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकूँगा ऑब्वियसली। तो मुझे कैलकुलेशन से करना है, और कैलकुलेशन से कैसे होगा? ऑब्वियसली मेरे पास, मुझे पता है कि डी जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, लाइन ए डी और लाइन डी सी का। ए डी की इक्वेशन हमने बना ली है, हमें डी सी की इक्वेशन बनानी है, और डीसी की इक्वेशन के लिए डीसी का ग्रेडियंट क्या होगा, वही होगा जो ए बी का ग्रेडियंट है, क्योंकि पैरेलल है, तो ग्रेडियंट ऑफ डीसी आ जाएगा -3, और कोऑर्डिनेट हम सी का यूज कर लेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y इक्वल्स टू -3x प्लस 3 8 24 प्लस 3, y इक्वल्स टू -3x प्लस 27। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे, अच्छा दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x और y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पार्ट 3 के लिए चाहिए होगा डी ए बी सी के पैरेलल में। अच्छा ठीक है, अच्छा ये हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y आ जाएंगे। ठीक है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद मुझे बोल रहा है कि द पॉइंट E इज सच दैट ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब है कि ई कहाँ पे होगा, ए बी सी, और ई किधर होगा पैरेललोग्राम होने के लिए, यहाँ होगा या यहाँ होगा, उस साइड पे होगा, डी की तरफ। डी की तरफ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। अच्छा, और मुझे बतानी है लेंथ बीई की, और बीई की लेंथ बताने के लिए ई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, है ना? तो ई के कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए हैं तो वो कैसे निकलेंगे? अब पैरेललोग्राम बन गया तो वेक्टर मेथड लगा दें। जी। वेक्टर मेथड से किस तरह होगा? पॉज करती हूँ वेक्टर, हाँ करो। हम इसमें y में चेंज आ रहा है ना, जब हम b से c पे जा रहे हैं तो माइनस बी से सी पे कितना जा रहे हैं, एक्स में कितना मूव कर रहे हैं? देखो x बी, में बी का एक्स कितना है,
बी का है 5 और सी का एक्स कितना है? 8 तो कितना मूव कर रहे हैं बी से सी पे जाने के लिए? 3 यूनिट। +3 ना, आगे जा रहे हैं। तो ठीक ए है। से ई पे जाने के लिए हम कितना जाएंगे? 3 ही जाएंगे। ए कहाँ खड़ा है? एक्स इक्वल टू 2 पे, तो 3 आगे जाएंगे कहाँ पहुंच जाएंगे? हम करेंगे 2 + 3 +3 5 5। पे। तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 5। अब वाई बताओ, वाई क्या होगा? अच्छा, एक मिनट, -3 से गए हैं हम 3 पे। अगर -3 से 3 में गए हैं तो हमारे पास डिफरेंस आएगा -6 का। -6 या +6, ये ऐसे पता चलेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। बी से सी अगर हम देखें तो हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे बी से सी देखेंगे तो हैं? बी से सी जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं ऑब्वियसली। तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब वाई प्लस में जा रहे हैं। तो यानी ऊपर तो हम कितना जा इसमें रहे जो हैं? इनमें जो साइंस लगे हुए हैं उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे इनको नहीं -3 और कंसीडर 3 है। करेंगे ना, इनको नहीं कंसीडर करना। हमें सिर्फ देखना है कि मैं कितना ऊपर जा रहा हूँ या कितना नीचे जा रहा हूँ, कितना मैं आगे जा रहा हूँ, कितना पीछे जा रहा हूँ। अब 3 मैं एक्स में जो है वो कितना, 5 से 8 पे गया हूँ, यानी 3 आगे गया हूँ। अगर यही मैं 3 पीछे जा रहा होता तो मैं -3 लेता। ठीक है, इसी अच्छा, तरह। इनके अपने साइंस को कौन नहीं हाँ, लेना उनको हमें। अपने साइंस को नहीं देखना। अब मैं यहाँ पे -3 पे हूँ और मैं पहुंच गया हूँ 3 पे, तो कितना ऊपर गया हूँ? कितना ऊपर गया हूँ? 6। 6 ऊपर गया हूँ, यानी +6 ऊपर गया हूँ, इसलिए प्लस, और 6 ऊपर गया हूँ तो +6। तो ए से ई में जाने के लिए कितना ऊपर जाएंगे? 6 यूनिट 6 मतलब यूनिट्स। 12। 12 हो जाएगा। 6 पे वो खड़ा है, +6 12 हो जाएगा। तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5, 12। और फिर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ बी ई। तो मुझे ऐसी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए बगैर बता सकती हो कि बी ई की लेंथ क्या आएगी? फॉर्मूला लगाए बगैर कैसे बताऊंगी। सोचो, बता सकते हैं, इस केस में बता सकते हैं। चेंज देख के कि मतलब हाँ, 12 चेंज -3। देख के। देखो एक्स तो सेम है ना, बी का एक्स और ई का एक्स, दोनों का एक्स सेम है। तो डिस्टेंस जो हम्म। होगा वो वही होगा जितना वाई का चेंज हो रहा है। हाँ या ना? जी, ठीक है, मतलब जितना। 9 यूनिट्स। हाँ, 9 नहीं ना, देखो डिस्टेंस की बात हो रही है, वही बात हो रही है, साइंस नहीं देखनी, डिस्टेंस की बात हो रही है। कितना मूव कर रहे हैं? बी से ई में कितना डिस्टेंस है? बी 12। से ई में 12 और 3 कितना? 9 यूनिट। 12। 9 क्यों माइनस क्यों कर रही हो? ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12। 12। हम्म। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3। 3। -3 तो नहीं है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस तो प्लस में ही काउंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 3, 14। तो टोटल 12 + 3 14 होता है। 15 सॉरी। 15। ठीक है। और इसको ठीक अगर है, हम ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से करते हैं तो वो भी ऑब्वियसली सेम ही आएगा।
y2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो 5 माइनस 5 तो स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट आंसर आ जाएगा 15 यूनिट। ठीक है। ठीक है, तो सही। अगर दो कोऑर्डिनेट्स अगर अगर x यहाँ पे x सेम था तो मैंने y का चेंज देख लिया डायरेक्ट और डिस्टेंस बता दिया। इसी तरह अगर y सेम होता तो फिर मैं x के चेंज से डिफरेंस बता देता। यानी अगर मेरे पास जो है लाइन इस तरह से है, ये लाइन, ठीक है, और ये है y2, ये है x3 और ये है x10, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है BE का, लेंथ कितनी होगी? इसमें आप चेंज इन x पूछ रहे हैं? BE की लेंथ बताओ क्या होगी? बी की लेंथ क्या होगी? देखो y तो दोनों का सेम ही है ना, B और E का। y सेम है। तो y सेम है तो चेंज ऑफ x जो होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। हम्म। कितना चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स इसकी लेंथ हो गई। सही, सही है। ये बताओ क्या होगी लेंथ? इसमें होगी, बताती हूँ मैं। चेंज इन x तो चेंज इन y होगा 3। चेंज इन y 3 क्यों? चेंज इन y 0 है, दोनों का सेम है। अच्छा एक चेंज इन मिनट। y तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा हाँ, दोनों पॉइंट एक ही उस पे। अच्छा एक मिनट, 0। 8 होगा, 8। 8 होगा ना, सिंपल। -3 से 5 के बीच में 8 यूनिट्स का डिफरेंस है। ये बताओ जल्दी से, तो क्या है? 6 -5 4, क्या होगी लेंथ? इसकी होगी 11। 11, 6 और 5 11। ठीक है, अच्छा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पास पेपर्स जो हैं वो मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चंस जो हैं जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई जो वही करना, क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंशिएशन वगैरह भी कभी कभी मिक्स होके आ जाता है, तो वो वाली क्वेश्चंस छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फिर हम नेक्स्ट ठीक है, क्लास में जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिस्कस कर लेंगे। नहीं, डिस्कस भी करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है। और कोई ठीक है, अगर और आप ये वाली फाइल PDF वाली आप भेज भी दीजिएगा हाँ, ग्रुप पे। ये मैं भेजना। और दूसरा कोई अगर मसला हो किसी क्वेश्चन में तो ग्रुप पे भी पूछ सकती हो, तो वहाँ पे भी डिस्कस कर लेना, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। तो पूछना है ठीक, कुछ थैंक क्वेश्चन यू। है? नहीं, समझ आ गया मुझे, इसी में कंफ्यूजन थी, ये वेक्टर वाले मेथड में। सही है, चलो। हाँ, ठीक है। अल्लाह।